पहले भी बातचीत हम लोग कर चुके हैं एंड आज मतलब इंडेक्स फंड पर्सनली अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा इंडेक्स फंड को एडवोकेट करता हूँ और बहुत बार मैंने ट्विटर पे इसके बारे में पोस्ट भी किया है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो रीसेंट हम लोग शिफ्ट देख रहे हैं और डीएसपी ने पूरा एक मैं बोलूँगा कैंपेन भी रन किया है कि कुछ नहीं समझ आ रहा तो इंडेक्स फंड को जो है हम लोग चुन सकते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इस शिफ्ट के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या नज़र आता है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी और बहुत अच्छा लगता है जब ये पूरा हॉल संडे के दिन भरा हुआ हो। और शुरू करूंगा एक ट्रिब्यूट के साथ। मेरे सामने जिनसे मैंने इन्वेस्टिंग जो कुछ भी आता है सीखा है, नरेन इज हियर, सो इफ आई कांट आंसर प्रॉपरली इट इज़ माय नर्वसनेस, सो प्लीज एक्सेप्ट दैट। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जब कोई टॉपिक पैनल पे आने के वर्दी हो जाता है तब तक वो बाय दैट टाइम वो टॉपिक काफ़ी चल चुका होता है और हॉट टॉपिक जनरली फ्यूचर में बेस्ट रिटर्न्स नहीं देता है। पिछले 5 साल में इंडेक्स फंड्स ने एक्टिव फंड्स को बीट किया है क्योंकि पिछले 5 साल का एक दौर जो था वो ऐसा था जहाँ पे पोलराइजेशन भी हुआ है, जहाँ पे कुछ बड़े स्टॉक्स चले हैं, जहाँ पे कुछ अच्छे स्टॉक्स या अच्छे स्टॉक्स जो नहीं है वो भी बहुत चले और इंडेक्स में वो होते, इसलिए पैसिव हैज़ डन वेरी वेल। तो जब ये फेज होता है ना तो ये एक पैटर्न बन जाता है और एक ये हॉट टॉपिक बन जाता है और ऐसा कोई पैनल नहीं होगा हमारे इंडस्ट्री में जहाँ पे ये टॉपिक डिबेट नहीं होता है। और क्या होता है कि इन डिबेट्स में जवाब जो देना होता है वो 1 या 2-3 लाइन में देना होता है, तो एक गलत लेसन भी आप सीख सकते हो। तो हर चीज़ में 2 पहलू होते हैं और इसका सीधा जवाब यह है कि देर आर फेजेस जब इंडेक्स फंड्स और पैसिव फंड अच्छा करेंगे और देर आर फेजेस जब एक्टिव फंड्स अच्छा करेंगे। तो ये जो अल्फा है दोनों के बीच का डिफरेंस, इंडेक्स फंड्स माइनस एक्टिव फंड्स का जो डिफरेंस है अल्फा, ये अल्फा भी साइक्लिकल होगा। एज वी टॉक टुडे, मेरा एक ऐप है जिसमें मैं मुझे जो 15 फंड्स जो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इंडस्ट्री में हर कैटेगरी में, तो मैं जब लार्ज कैप का डेटा देख रहा था, सो 12 आउट ऑफ 15 ऑफ देम इन द लास्ट 1 year हैव जनरेटेड अल्फा। Now I'm confusing you, but I want you guys to know that investing confusions के साथ ही होता है because world में कोई certainty नहीं होती है। तो इसका जो आंसर है वो 1 line आंसर नहीं है। अब हमने ये कैंपेन जो चलाया था ये हमारा कोई पिवट नहीं है कि हमें सिर्फ पैसिव अच्छा लगता है और एक्टिव अच्छा नहीं लगता है। आज की तारीख में 95% of our revenues also come from active. So ideally I should be talking active, but the reason why we did this campaign is कि मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जनरली हम एज इन्वेस्टर्स जो तरीके से इन्वेस्ट करते हैं वो इतना फ्लॉड है, इतना भयंकर फ्लॉड है। ये मुझे 11 साल लगे थे कि इन्वेस्टिंग का सही तरीका क्या है, क्योंकि नॉर्मली हमारा अप्रोच क्या होता है इन्वेस्ट करने का, हम एक्सेल शीट पे देखते हैं कि लास्ट 1 साल 2 साल 3 साल का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड क्या है। ये मैं किया करता था 2006, 7, 8 में, क्योंकि तभी वेबसाइट्स नहीं थी या एप्स नहीं थी। आज का तरीका क्या है, हम आके वेबसाइट पे गूगल करते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स क्या है, और आज के जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स हैं नॉर्मली कल के वो पुअर परफॉर्मिंग फंड्स होते हैं। तो इन्वेस्टर हमेशा पीछे के अच्छे फंड्स ढूंढता है ये सोच के कि वो रिटर्न उसका है। अगर 1 साल या 3 साल में DSP ABC फंड हैज डन वेरी वेल और XYZ ABC फंड हैज डन वेरी वेल, इट इज़ नॉट योर रिटर्न, इट इज़ द रिटर्न ऑफ समवन हु इन्वेस्टेड 3 years बैक। और आप आज पैसा डालोगे, आपका मीटर आज से शुरू होगा। तो हमने ये देखा है कि हमारे वेबसाइट पे भी जब हम डेटा प्लॉट करते हैं कि लोग क्या ढूंढते हैं, वो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स को ढूंढते हैं और उनकी भी एक साइकिल होती है। और ताकि इन्वेस्टर्स ये गलती ना करें पुराने बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स को चूज कर ढूंढ के अगले साल के इन्वेस्टमेंट करने के लिए वी केम अप विद अ मैसेज। ये मैसेज बनाने में हमको 6 महीना लगा। एक लाइन बनाना आसान नहीं होता है कि जब तक आप सीख ना ले एक अच्छे पोर्टफोलियो के कंस्ट्रक्शन को कैसे किया जाए, जब तक आप समझ ना ले कि कैसे पोर्टफोलियो का मिक्स होना चाहिए, और जब तक आप ये गलतियां करते रहो, उससे बेहतर है कि पहले एक इंडेक्स फंड से पहला कदम ले लीजिए। एंड देन लाइक दीपक मेंशन सम टाइम बैक कि 2-3 साल में आप सीख लेंगे, आपके खुद के टैलेंट को सीख लेंगे, आपके खुद के बिहेवियर को सीख लेंगे और आपको एक समझ आ जाएगी। फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि अब मुझे ABC एक्टिव फंड में जाना है, उसके अंदर क्या स्टाइल चूज करना है, कौन सा सेक्टर लेना है, स्टॉक्स में जाना है या फंड्स में जाना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेट मी ऑल्सो क्लैरिफाई, आई स्टार्टेड माई करियर इन 98। 2008 तक मेरे खुद के इन्वेस्टमेंट करने का तरीका वही था कि पिछले 15 दिन में जिसने अच्छा किया है पैसा यहाँ से निकाल के उधर डाल दो। बिकॉज टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया है, in fact let me add one more point, technology has enabled such speed of transaction
जबकि वेल्थ क्रिएशन इज ऑल अबाउट ड्यूरेबिलिटी एंड लेंथ ऑफ इन्वेस्टिंग. टेक्नोलॉजी की वजह से लेंथ ऑफ इन्वेस्टिंग हैज कम डाउन बिकॉज वी जस्ट प्रेस 3 बटन्स. ग्रेट UI UX, मैं काफ़ी टाइम हमारे टीम्स को भी बोलता हूँ कि अपना UI UX इतना बढ़िया हो गया है कि 4 बटन दबा के मैं फंड्स को स्विच कर सकता हूँ. बट दैट इज ऑल्सो हार्मफुल टू योर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग. वी हैव वन फंड विच हैज कंप्लीटेड 26 years. In 26 years, it has earned only 17% return. Only 17. Nothing great, nothing earth-shattering. Not the 200% return that Sundararaman ji was mentioning. 17-18% का रिटर्न आया है. लेकिन 26 साल में ये 17% has become 90 times. तो वो 18% की वैल्यू नहीं है, वो 26 साल की वैल्यू है. जितना टाइम ज़्यादा आप दोगे अपने इन्वेस्टमेंट को, पैसा उससे बनता है. लेकिन हमारे पास टोटल 30 लाख इन्वेस्टर है, लेकिन इस फंड के पास 26 इन्वेस्टर भी नहीं है जिन्होंने पूरी 26 साल की जर्नी प्ले की हो. तो गेम जो है वो ज़्यादातर टाइम का है और वो दैट्स द ओनली पॉइंट आई वांटेड टू हाईलाइट. राइट. मैंने आपका ट्वीट आज सुबह ही पढ़ा था, आपने उसमें भी यही चीज़ जो एम्फेसाइज करी है. मैं आगे क्वेश्चंस आपसे पूछूं. मैं चाहता हूं सबसे पहले अगर लेमैन को हम इंडेक्स फंड बिल्कुल समझाना चाहें बहुत शॉर्ट में कि व्हाट इज इंडेक्स फंड, व्हाट इज पैसिव इन्वेस्टिंग, तो क्या आप बताना चाहेंगे? सो इंडेक्स फंड इज एक्चुअली बेसिकली अगर हमारे देश में वैसे तो 2000-3000 कंपनीज है, लेकिन हमारे मेहनत का पैसा जिनको दिया जा सके, जिसको हक है हमारे मेहनत का पैसा मिलने के, वो जनरली बड़ी जो कंपनीज है, तो जैसे निफ्टी है या सेंसेक्स है, जो इंडिया की टॉप 30 या 50 कंपनीज है, ये 80 से 90% का जो देश का प्रॉफिट पूल है उसको कवर करती है. तो इंडेक्स फंड आपको एक सीधा पार्टिसिपेशन बहुत ही आसान तरीके से, इट्स लाइक अ ड्राइवरलेस कार इन अ वे, वेयर कोई ड्राइवर नहीं है जो आपको बताएगा कि आज हम ये स्टॉक को ज़्यादा कर देंगे या कम कर देंगे. दूसरा, ये पूरा बाजार आपको दे देती है. सो इंडेक्स फंड इज़ लाइक बाइंग द होल हेस्टेक. पूरा का पूरा हेस्टेक आप खरीद लेते हो. जबकि एक्टिव फंड में आप चूज करते हो कि HDFC का स्टॉक होना चाहिए या कोटक का होना चाहिए. अगर दोनों है तो किसको 8% देना चाहिए, किसको 5 देना चाहिए. इंडेक्स में एक पहले से रूल बन जाता है. सो एक बार ये रूल बन जाता है, फिर इसमें कोई ड्राइवर नहीं होता है. लेकिन ये एक दूसरा लेवल का पॉइंट ये है कि जो रूल बनाने वाला है वो भी एक ड्राइवर है. और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि क्या वो ड्राइवर इंटेलिजेंट है क्या, जिसने इन्वेस्टिंग के सब रूल्स सोच समझ के बनाए हो. तो इंडेक्स फंड का एक सबसे पहला सिंपल पॉइंट ये है कि ये आपको पूरा का पूरा बाजार दे देता है. कि हमारे देश को चलाने वाली जो 50 टॉप कंपनीज है तो निफ्टी 50 हो गया, 30 टॉप कंपनीज है तो सेंसेक्स हो गया, 500 बड़ी जो सबसे कंपनी है तो निफ्टी 500 या BSE S&P 500 हो गया. तो पूरा मार्केट आपको मिल जाता है. दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्हाट एन इंडेक्स फंड इज़. दूसरा, इंडेक्स फंड में ह्यूमन बीइंग अपना रोज सुबह आके डिसीजन नहीं देता है कि आज ये स्टॉक ले लिया, कल ये बेच दिया. अच्छे से अच्छा फंड मैनेजर, उसके भी खराब दिन होते हैं. और जैसे हर फील्ड में अच्छे डॉक्टर्स, बुरे डॉक्टर्स, अच्छा क्रिकेटर, बुरा क्रिकेटर, अच्छा फंड मैनेजर, बुरा फंड मैनेजर भी होता है. तो वो ह्यूमन इंटरवेंशन निकल जाता है पैसिव फंड से या इंडेक्स फंड से. तीसरा, जो इंडेक्स फंड का डिज़ाइन है उसमें प्रिंसिपल ये है कि बिकॉज ह्यूमन इंटरवेंशन काफ़ी लो है, उसका कॉस्ट काफ़ी कम होता है. तो नॉर्मली आपको इंडेक्स फंड्स रफली आधे टके के कॉस्ट पे या 30-40 पैसे के इफेक्टिव कॉस्ट 30 से 50 पैसा होता है, इम्पैक्ट कॉस्ट और फंड मैनेजमेंट फीस ये सब मिला के. जबकि आप ह्यूमन ड्रिवन फंड लेते हैं, एक्टिव फंड, तो उनका कॉस्ट 1 से 2% के बीच में होता है. तो ये कॉस्ट का बेनिफिट है. और कॉस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग. लॉन्ग टर्म में अगर आपने 1.5% बचा लिया हर साल, तो आपके फाइनल वेल्थ में फ़र्क पड़ता है. तो मेनली 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इससे आपको पूरा का पूरा मार्केट मिलेगा, सिलेक्शन नहीं होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा. अच्छे स्टॉक्स अपने आप आ जाएंगे, बुरे स्टॉक्स भी आ जाएंगे, बिकॉज कोई एलिमिनेशन नहीं हो रहा है. एक्टिव फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर कोशिश करते रहता है कि मैं इस फेज का अच्छा स्टॉक ले लूँ, बट काफ़ी टाइम उसमें भी गलतियाँ हो सकती है. तो ये दोनों के बीच का एक बेसिक पॉइंट है. और साथ साथ में जो लॉन्ग टर्म कंपाउंड की आपने बात बोली, वो जो चर्निंग होती है बहुत ज़्यादा, जिस पर टैक्स इम्पैक्ट भी आ जाता है जब आप एक्टिव म्यूचुअल फंड को बेचते हैं, वो पैसिव में इतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए हेल्ड कर सकते हैं. नो, एक्चुअली दैट्स अ मिसनोमर नीरज. जो फंड स्ट्रक्चर है उसके अंदर फंड मैनेजर कितना भी एक्टिव हो, उसको सेम टैक्स एडवांटेज है जो पैसिव फंड को है. बिकॉज फंड के अंदर जब हम दिन रात स्टॉक को अगर बेचते हैं या खरीदते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है. इन्वेस्टर लेवल पे अगर आप फंड के बाहर निकल गए तो आपके हाथ पे टैक्स लगेगा. तो नाउ वेदर यू ओन एन एक्टिव फंड और अ पैसिव फंड,
अंडर द फंड देयर इज नो टैक्स मैं डिफरेंस। उसी की बात कर रहा हूँ, जब इन्वेस्टर खुद से सेल कर देते हैं एक्टिव फंड को, तब टैक्स बर्डन उनके ऊपर आ जाता है। बट वो पैसिव फंड को भी सेल करेगा तो टैक्स लगेगा। राइट, So बट दे कैन होल्ड इट फॉर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो पैसिव फंड है, अगर उसका विश्वास है तो वो लंबे समय के लिए बट वो hold तो कर वो सकते हैं। आज जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपना करियर 98 में प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई में शुरू किया था, तो जो फंड में मैंने तब पैसा डाला था वो आज भी है मेरे पास। तो मैं एक्टिव फंड में पैसिव इन्वेस्टर हूँ और मैंने उसको चर्न नहीं किया है। मेरी एक सीनियर थी उन दिनों में, वो दूसरे फंड हाउस में थी। वो फंड आज अब HDFC बन गया है। एंड शी यूज्ड टू लुक लाइक जूलिया रॉबर्ट्स। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये फंड में पैसा डाल दो, तो मैंने डाल दिया। वो आज भी पड़ा है। तो इन अ एक्टिव फंड ऑल्सो यू कैन बी अ पैसिव इन्वेस्टर एंड हेंस कीप डिफरिंग टैक्स एंड स्टिल गेट एडवांटेजेस ऑफ। सो दीज आर, इट्स अ गुड क्वेश्चन यू आस्क, बिकॉज बहुत सारे मिथ्स होते हैं कि एक्टिव फंड है तो हमें भी एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं है। Because I have a simple rule: if the fund manager himself is managing money with the right rules and the right discipline, why should I interfere? Just because it is called an active fund. राइट। एक आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि 26 साल से एक फंड है, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं दिखा जिसने 26 साल वो फंड के अंदर इन्वेस्टेड रहा हो। अभी हमने एक डेटा भी देखा था जिसमें हमने देखा कि सिर्फ 3% लोग ही हैं जो 5 साल से ज़्यादा के लिए अपने म्यूचुअल फंड्स को जो है होल्ड करते हैं। एंड इट्स वेरी डीमोटिवेटिंग कि ऐसा हो रहा है। सबसे बड़ा फैक्टर आपको क्या लगता है, इन्वेस्टर का माइंडसेट अगर मैं जानना चाहूँ, कि क्यों वो लंबी अवधि के लिए बना नहीं रह पाता है अपने फंड्स के साथ? ये इन्वेस्टर का माइंडसेट नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग्स का माइंडसेट है। द ह्यूमन माइंड कॉन्स्टेंटली उसको बहुत सारे इनपुट्स मिलते हैं। ह्यूमन माइंड को हर दिन, आज की तारीख में, आज आप व्हाट्सएप ग्रुप ही अपना खोल लीजिए, आपका खुद का व्हाट्सएप, तो 50 अलग अलग मैसेज आएंगे। फंड हाउसेस आपको 100 अलग मैसेज मिलेंगे, एडवाइज़र से मिलेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिलेंगे, आपके दोस्तों से मिलेंगे। तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है और कुछ ना कुछ एक्शन। और दूसरा हमारा एक एक्शन बायस होता है। ह्यूमन बींग्स वी हैव एक्शन बायस। वी लाइक टू रिएक्ट टू न्यूज़ फ्लो, वी लाइक टू रिएक्ट। मैं खुद करता हूँ, इवन दो आई प्रीच टू द वर्ल्ड दैट यू शुड बी लेस एक्टिव, बट कभी कभी हो जाता है। तो बहुत मुश्किल है इसको कंट्रोल करना, मोस्ट लाइकली इम्पॉसिबल आई वुड से। हर आदमी एक अपने खुद के लिए एक चैलेंज रख सकता है कि क्या मैं अपनी लेंथ ऑफ इन्वेस्टिंग को लंबा कर सकता हूँ कि नहीं, बट मुश्किल है ये। उसके लिए एक मसल बनाना ज़रूरी है, मेमोरी टेम्परामेंट बनाना ज़रूरी है, टू स्विच ऑफ फ्रॉम मोस्ट थिंग्स एंड राइट डाउन अप फ्रंट दैट if I am going to need money in the 30th year only, then why should I disturb my compounding? If I don't need money in the 5th year just because 5 new data points have come, why do I need to change? दूसरा क्या होता है कि मान लो अगर जैसे we are all invested and suddenly some bad news will come, stock market will fall. Most investors will say that अब न्यूज़ खराब हुआ है इसलिए मुझे पैसा निकालना चाहिए, बट वो मार्केट को ऑलरेडी पता चल चुका है और भाव गिर चुका है, ऑलरेडी भाव में आ गया है। तो काफ़ी टाइम न्यूज़ फोर्सेज अस टू मेक चेंजेस। दिस अ वेरी नाइस सेइंग बाय एन ऑथर हुज बुक आई रेकमेंड अ लॉट। ही हैड सेड दैट न्यूज़ इज टू द माइंड व्हाट शुगर इज टू द बॉडी। सो वी लाइक टू रिएक्ट टू न्यूज़ एंड हेंस वी लाइक टू एक्ट। न्यूज़ हो, ओपिनियन हो, हम ओपिनियंस पे रिएक्ट करते हैं। बाजू वाले ने क्या बोला, फ्रेंड ने क्या बोला। दिस इज़ लाइक मुंबई में मैं जब कॉलेज जाया करता था बोरीवली से चर्च गेट, सो माई ट्रेन इज़ ऑन वन ट्रैक एंड सडनली यू सी द ट्रेन ऑन द अदर ट्रैक इज मूविंग फास्टर, यू फील लाइक गेटिंग डाउन विदाउट रियलाइजिंग मोर और लेस बोथ विल रीच एट द सेम टाइम। सो ये एक बिहेवियरल अपना एरर है और इसीलिए मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते हैं और इसीलिए मार्केट्स में जो डटा रहता है उसको ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। तो यू एज एन इन्वेस्टर वी हैव टू टेक दैट कॉल दैट। And so I'm not saying that be stupidly lazy, that अगर ज़रूरत पड़ी तब भी आप रिएक्ट नहीं करोगे। Once in a cycle, once in 7-8 years जब कोई एक ऐसा क्लास बहुत बबल में चला जाता है तब आप रिएक्ट कीजिए, बट हर दिन रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। राइट। मैं एक एग्जांपल आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, इस टाइम पे किसी ने जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, राइट, लेट अस से 10,000 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, एंड हो सकता है 3 महीने बाद मार्केट फिर से 18,000 या 17,000 समथिंग के लेवल्स पे चलेगी और उसको वो रेड फिगर्स नजर आ रहे होते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। आजकल सब ऐप्स में बिल्कुल ऐसा दिखता रहता है। तो वहाँ पे उस समय उसको क्या थॉट प्रोसेस रखना चाहिए? क्योंकि अब वो घबरा जाता है, क्योंकि उसकी जो है इन्वेस्टमेंट 15% 20% से नीचे जा चुकी है एंड शायद उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया था, कन्विक्शन नहीं है। तो उस समय उसको क्या थॉट प्रोसेस रखना चाहिए कि उसको ना बेचे, उस पर कैसे वो कंट्रोल कर सकता है?
देखिए स्टॉक्स में तो अलग ही बात है बिकॉज मोस्ट पीपल इन्वेस्ट इन स्टॉक्स विदाउट डूइंग एनी रिसर्च एज यू नो द सीईओ ऑफ बीएसई मेंशन्ड सो वहाँ पे तो वो गलती करनी नहीं चाहिए. अगर रिसर्च ना किया हो तो खरीदो ही मत. इवन लाइकवाइज विद म्यूचुअल फंड्स थोड़ा बहुत रिसर्च करना चाहिए कि मैं क्यों खरीद रहा हूँ, ये फंड का रिस्क क्या है. हम कोशिश करते हैं जब भी हमारा कोई नया फंड लॉन्च करते हैं हम दिखाते हैं कि वर्स्ट केस रिटर्न क्या आ सकता है. जैसे अभी हमने हमारा आईटी का ETF लॉन्च किया है तो हमने दिखाया है कि इसका एनुअल वर्स्ट केस लॉस 2008 के साल में 50% का हुआ है, क्योंकि इक्विटी में 50% का एनुअल फॉल 8 साल में एक बार आता है. स्मॉल कैप्स में 60% का फॉल 8-10 साल में एक बार होता है. कोविड में सब कुछ एक बार 40% गिरा था, बट ये सब टेम्पररी होते. तो इन्वेस्ट करने के पहले अगर आपने समझ लिया कि इस गेम में उतार भी है और चढ़ाव भी है, और जब गिरता है तो टेम्पररी गिरता है और जब चढ़ता है तो जनरली परमानेंटली चढ़ता है. तो ये गेम की ये 2 रूल्स को अगर आपने समझ लिया तो आप करेक्शन से डरोगे नहीं. आई डोंट नो मेरे पीछे का अगर कोई कैमरामैन दिखा सकता है क्या लिखा है, सो मे बी व्हेन आई टर्न आफ्टर द सेशन यू विल गेट दैट मैसेज. बट मेरा ये मानना है, और ये अगेन नरेन आई डोंट नो आप नहीं, शायद आपको याद नहीं होगा, बट इनके साथ मैंने सीखा था. हम नॉर्मली जब कहीं भी जाते हैं मीटिंग्स में तो रिसेप्शन पे CNBC चलते रहता है और CNBC के नीचे टिकर होता है. और जिस दिन बाजार में तेजी होती है तो वो टिकर के जो कलर है वो क्या होता है, वो ग्रीन होता है. तो यू स्माइल राइट कि ग्रीन है, अच्छा है, पोर्टफोलियो ऊपर है. तो मैं भी वैसे ही था जब बच्चा था और समझ नहीं थी. तो तो एक बार इनके साथ मैं कोई मीटिंग में जा रहा था और मैंने बोला आज अच्छा है मार्केट, ग्रीन है. तो इन्होंने बोला उल्टा होना चाहिए, अगर रेड होगा तो खरीद ज़्यादा सकोगे. और इसको मैं म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर ऐड कर लूँ कि जब भी बाजार मंदी में होता है ना, आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाते हैं. अगर आप SIP करने वाले इन्वेस्टर हो, ज़्यादातर इस रूम में लोग यंग है जिनके पास टाइम का एडवांटेज है. तो आप अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो और हर महीना आप SIP आपकी लग रही है तो हर 2,000-3,000 रुपये पे आप यूनिट्स खरीद रहे हो. तो वो यूनिट्स ज़्यादा तभी मिलेंगे जब भाव नीचे हो. तो 21,000 का या मार्केट अगर 17 पे आएगा तभी आपके यूनिट ज़्यादा होंगे. एंड फॉर ऑल यंग इन्वेस्टर्स रिमेंबर दैट if so far you have invested 100 rupees of your money, what you're going to accumulate in the next 30 years is going to be probably 30-40 times more. So you want your future accumulation to be at lower prices, not at higher prices. So one thing that I've learned is I have told myself, और मेरा बेटा 16 साल का है, उसको मैंने 9 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग करना थोड़ा थोड़ा करके सिखाया था. उसको मैंने ये बोला है कि बी अ कलेक्टर ऑफ यूनिट्स. अगर आपको यूनिट कलेक्टर बनना है तो आपको सस्ती NAV अच्छी लगनी चाहिए. सेलिब्रेट करेक्शंस नॉट रैलीज. टेलीविजन पे जब सेंसेक्स 60,000 होता है तो केक कटिंग होता है, बट 40,000 होता है तो केक कटिंग नहीं होता है. तो ये बिहेवियर को अगर आप चेंज करोगे तो आप अच्छे इन्वेस्टर बनोगे. अगर आप अक्यूमुलेटर ऑफ यूनिट्स हो, अक्यूमुलेटर ऑफ स्टॉक्स हो, डोंट सेलिब्रेट रैलीज. फर्स्ट लर्न टू सेलिब्रेट करेक्शंस, यू विल बिकम बेटर इन्वेस्टर्स. राइट, ग्रेट. हमने तारीफ तो बहुत कर ली इंडेक्स फंड की. अब हम आपसे ही कुछ लिमिटेशंस भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ की पॉजिटिव ही नहीं होती, कुछ ना कुछ नेगेटिव भी ज़रूर होती है. इंडेक्स फंड क्यों सही नहीं है और किसके लिए सही नहीं है? देखिए इंडेक्स फंड जैसे मैंने बताया ड्राइवरलेस कार है. एक बार रूल्स जब बन गए तो ड्राइवरलेस कार में अगर सडनली कोई नई सिचुएशन आ गई जो रूल्स में पहले कोड नहीं हुई थी तो वो इंडेक्स फंड नहीं पहले से समझ पाएगा. दूसरा आप देखोगे कि अगर जैसे स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स लेते हो आप, एक बहुत ही क्लीशेड स्टेटमेंट आप सबने सुना होगा दैट स्मॉल कैप्स क्रिएट वेल्थ, स्मॉल कैप्स हैव स्पीड, स्मॉल कैप्स ग्रो फास्ट. 80 से 90% स्मॉल और मिड कैप्स स्मॉल और मिड कैप ही रहते हैं अपनी पूरी लाइफ में. सिर्फ 20% अच्छे होते हैं जो बढ़ के लार्ज कैप बनते हैं. तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पूरा का पूरा बाजार खरीदते हो तो 70-80% जो वहीं के वहीं पड़ा रहने वाला है अगले 5-10 साल, वो भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख लेते हो. निफ्टी ही ले लो आप, अगर निफ्टी ले लो या टॉप 30 स्टॉक्स 50 स्टॉक्स का इंडेक्स अगर आप ले लो तो उसमें भी हर फेज़ में 5-10 ऐसी कंपनी होती है जिनमें या तो गवर्नेंस के इशू होंगे या जिनका लेवरेज बहुत ज़्यादा होगा. तो जब आप पूरा बाजार खरीदते हो, बाजार में 2 तरह के कंपनीज होती है, अच्छे कंपनीज और बुरे कंपनीज. तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बुरे कंपनीज है वो भी अपने पोर्टफोलियो में आ जाते हैं. हैविंग सेड दैट, इंडेक्स फंड का एक बहुत ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है, चार्ल्स डार्विन से शायद उसने सीखा होगा, कि जो कंपनीज ओवर टाइम वीक हो जाती है उसको धीरे धीरे करके निकाल देते हैं. तो आफ्टर सम पेन इट गोज आउट. सो इट इज़ अ सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म. बट द फ्लिप साइड ऑफ एन इंडेक्स फंड इज दैट फॉर सम फेजेस यू विल एंड अप हैविंग स्टॉक्स और बिजनेसेस which are not deserving businesses, जिनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है, जिनकी गवर्नेंस की स्ट्रेंथ नहीं है, जिनके मैनेजमेंट्स खराब है. तो वो एक डाउनसाइड होता है.
दूसरा एक ग्लोबल मार्केट का एक स्टडी है दैट ओनली 4% कंपनीज हैव क्रिएटेड मोस्ट ऑफ द वेल्थ, which also means 96% of companies have not created wealth. But when you're buying the whole index, those 96% also will be part of your portfolio, maybe in smaller weights. Right. So that is the flip side of an index fund. Now I've confused you a lot, right? दोनों बाजू की बात करके. So what do you do? And hence, always have combination of both, and till you learn how to choose active funds, stick to index, and then gradually take the next step. Right. एक example जब भी हम index fund के बारे में बात करते हैं तो एक जो कॉन्ट्रा व्यू हमेशा निकल के आते हैं, लोग बाग सिर्फ एक जापान का एग्जांपल दे देते हैं कि देखो उनकी मार्केट जो है कितने समय तक स्टैग्नेंट रही थी. क्या वो पॉसिबिलिटी इंडिया में भी ऐसा कुछ है कि इंडेक्स इतने समय तक स्टैग्नेंट रह जाएगा और वो 20 साल के लिए आपके फंड्स जो उसमें बनेंगे ही नहीं? कुछ ऐसा थॉट्स हैं? देखिए, जापान का जो एग्जांपल है 40 साल का रिटर्न नहीं बना था, वो सिर्फ उसी के लिए है जिसने वो 40 साल के पहले उस दिन पे पैसा डाला था. उसके बाद जो बाकी के 39 ईयर्स थे उनका वो सेम रिटर्न नहीं है. इनफैक्ट जब भी आप सब रिटर्न कंपेयर करते हो ना, मेरे हिसाब से रिटर्न कंपेयर करना छोड़ दीजिए. वो सबसे डेंजरस तरीका है, बिकॉज आप गलत लेसन सीखते हो उसमें. हम भी है ना दिखाते हैं 1 ईयर, जैसे हमारे फंड हाउस के भी वेबसाइट पे होता है 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर रिटर्न्स. तो ये 4 डेटा पॉइंट सिर्फ वो 4 दिनों के लिए है. और 10 साल में देर आर रफली 3600 डेटा पॉइंट्स, बट यू आर ऑब्जर्विंग ओनली 4 डेटा पॉइंट्स. सो बेटर इज टू लुक एट रोलिंग रिटर्न्स. नंबर 1, जापान में जिसने 40 साल पहले पैसा डाला था, मुझे याद नहीं इतना, बिकॉज उन दिनों में शायद मैं कॉलेज में ही था, बट मोस्ट लाइकली वो बबल था. वो बहुत बड़ा बबल था जहाँ पे उसके जो स्टॉक्स हैं उनकी 70, 80, 90, 100 के वैल्यूएशन पे पूरा का पूरा मार्केट आ गया था. तो वो 100 का पी का मतलब क्या हुआ कि 1 साल का प्रॉफिट आप 100 टाइम पे खरीद रहे हो, मतलब 100 साल के बाद आपका कैपिटल वापस आना चाहिए. तो वो हो रहा है. 40 साल तक रिटर्न नहीं बना तो मोरलेस वो अचीव हो गया. इंडिया का मार्केट 20 के मल्टीपल पे है. जब हमारा मार्केट 25 और 30 के मल्टीपल पे पहुंचता है तो अगले 3-4 साल का रिटर्न नॉर्मली एफडी के रिटर्न जितना आता है. बहुत सिंपल रूल है. महंगा खरीदोगे, पास्ट रिटर्न बहुत अच्छा दिखेगा, फ्यूचर रिटर्न खराब दिखेगा. सस्ता खरीदोगे, पास्ट रिटर्न बहुत खराब दिखेगा, पैसा लगाने की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन आगे का रिटर्न बहुत अच्छा होता है. तो ये काउंटर इंट्यूटिव बनना जरूरी है इन्वेस्टिंग में. सी, if you do like what others are doing, you will earn average returns. If you want to be above average, you will have to do what others are not doing. So India में unlikely कि ऐसा 30-40 साल का रिटर्न जीरो होगा. अपना सबसे खराब दिन इन्वेस्ट करने का इंडिया में अगर आप देखेंगे तो आई थिंक 93 का वो जो स्कैम हुआ था, 93 का जो हर्षद मेहता के टाइम पे बूम हुआ था, उस दिन का था. उस दिन से आज तक भी सेंसेक्स ने 7 या 8% रिटर्न दिया है. 7 जनवरी 2008 वो जो इंडिया में भी एक बड़ा बबल और यूएस का बबल हुआ, तो अगेन एक पीक पॉइंट था. उसके बाद बाजार 50% गिरा, फिर 100% ऊपर आया. सो नेट सेम भाव पे आया. 4 साल का रिटर्न आगे कुछ नहीं हुआ. उस दिन से आज तक का भी रिटर्न 7.5% है निफ्टी का और सेंसेक्स का. जिसने उसी दिन से एसआईपी शुरू की होती, उसका रिटर्न 7 के बजाय 8.5 है पर एनम. तो इफ यू डोंट ओवर पे लाइक यू डिड इन जापान, you will not have a similar environment. But having said that, like again what Deepak mentioned, never say no. Small probability of things could go wrong. जैसे चाइना में 95 से आज तक का रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो है, बिकॉज सडनली हैंड ऑफ गॉड गवर्नमेंट ने आके कुछ रूल्स चेंज कर दिए, पूरा मार्केट का कॉन्फिडेंस चला गया. सो वो स्टॉक का पूरा वो मार्केट का वैल्यूएशंस गिर गया है. Maybe in the next 10 years it might be the best performing market. So temporarily these things can happen, but they are temporary. You just have to pray that when one month in 40 years comes like that, you are not the one who needs to take your money out. So if you can just ignore those phases, you should be fine in markets. Right. Thank you. अब हम ऑडियंस के पास चलते हैं और ऑडियंस के पास जो भी सवाल हो इंडेक्स फंड से रिलेटेड, पैसिव इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, वो पूछ सकते हैं हमारे कल्पन सर से. First of all, a very good afternoon, sir. Good afternoon. Okay. Good afternoon, sir. So my question is basically related to Indian economy, as in you are saying that passive investing is all about long term and everything. So as of now, the economy is performing very well as compared to any other developed world like EUs and America. Even the kind of return which the Indian investor has got, that is basically more as compared to basically the investment return is more as compared to any other markets. The FIIs and DIIs are also investing in India. So what do you think about a long term? It's like in 2030 or 2045, how the economy is going to perform? As in, if you are going to say
The simple thing is that ki if economy is going to perform well, the markets are obviously going to perform very well. So what's your view on the long term of the Indian economy? Okay, so 2 points here. One, I can't predict मेरी कंपनी का प्रॉफिट एक साल में क्या होगा. Hence, it's very difficult to predict 2040 में इंडियन इकोनॉमी क्या होगा. But looking at the trends, the way we have behaved in the last 20-30 years, we can probably forecast that in the next 10-20 years also, our behavior as a country, as professionals, as people who are managing the economy will not be too bad, or will remain the same. So economy grows at 5-6%. उसके ऊपर इन्फ्लेशन 5-6% ऐड कर लो तो 10% का नॉमिनल ग्रोथ इकोनॉमी का होगा. तो अच्छी कंपनीज है वो 10 के बजाय 12-13% का ग्रोथ दे सकती है. सो मोर और लेस दैट इज द सिंपल and the simplistic way of thinking about it. Having said that, let me rewind back to 2008. इसी कॉन्फ्रेंस रूम में मैंने एक प्रेजेंटेशन 2008 में किया था और बोला था कि इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री, US विल बी ग्रोइंग लेसर एंड मे बी चाइना विल बी द फास्टेस्ट. Now पिछले 10 साल में चाइना has grown the fastest, India second fastest, US third. But US stocks have done better than India, and China stocks have done worse than most countries in the world because suddenly some events have happened where a lot of profits, a lot of stock prices have corrected very sharply. So the correlation between the growth of the economy and the stock market is not necessarily linear always. It is also what price you are paying for the prospect of the economy. So if you're overpaying today for the prospects of India's economy, the returns may not be exactly the same. So there are more nuances than a simplistic statement that GDP growth will be equal to stock market growth. There are enough countries where GDP growth has not been equal to stock market growth because आपके purchase के time पे आपने बहुत ज़्यादा भाव पे वो stock खरीद लिया. तो ये fluctuations होते रहेंगे. और इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि पैसे को थोड़ा स्प्रेड कर सकते हो आप अक्रॉस इकोनॉमीज. आई हैव लर्नड नाउ ओवर टाइम एंड एवरी 5 years देयर आर न्यू लेसन्स दैट आई लर्न एंड आई फील दैट 5 साल पहले आई वाज सो स्टूपिड. द लर्निंग आई हैव हैड इज दैट गुड कंपनीज मेक मनी रादर देन मार्केट कैप्स और कंट्रीज एंड स्टफ लाइक दैट. अल्टीमेटली अगर अच्छी कंपनी है, उसका लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अच्छा है और आपने अच्छे भाव पे खरीदा है तो दैट विल मेक मोर मनी than necessarily countries alone. Right. Hi, this is Magdum Sheikh. I'm having a question, sir. Post-COVID, a lot of penny stock has been in the trend market and become a trendsetter. Out of that, I have kept a couple of penny stock, and because at that time, 2020, they were in the single or double-digit CRs. Right now, they are into 4 to 5 digit CRs. So, like our fund managers are actually looking into that, or it is just a play? See, fund managers generally, because we manage very large amounts of money, are never going to go and buy small stocks, very small stocks, जहाँ पे liquidity नहीं होती है या उनके credentials अच्छे नहीं होते. See, when we manage money, we don't manage our own money. We invest our money in the fund, but we manage money for other people. So we manage money for 33 lakh investors. Some fund will be managing for 50 lakh or 1 crore investors. Because it is other people's money, the amount of risk that we will take will always be much lesser than what an individual investor will take. And generally there are some rules that every fund manager will follow. That company का एक basic quality check होना चाहिए, company का एक basic governance check होना चाहिए. 10 साल में 1-2 साल होता है जब ये penny stock का सवाल था, right? That penny stocks will do well. But we will rarely, get comfortable putting other people's money in those type of companies if they are not good companies, good businesses run by good managements. And secondly, even if we want to, the size is such that we cannot do it. But more than whether we want to or not, the first answer is that most often fund managers will not want to put or risk other people's money with these type of penny stocks. राइट. आई थिंक सेशन को हमें यहाँ पे क्लोज करना होगा क्योंकि भी हमारे बहुत सारे सेशंस और बचे हैं. थैंक यू वेरी मच. बहुत 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 कुछ सीखने को मिला. एक बार कल्पन सर के लिए जोरदार तालियां. और वो टी शर्ट के पीछे वाला मैसेज, वो मैसेज हम देखना चाहेंगे क्या लिखा हुआ है. अच्छा, ओके ओके. करेक्शन अच्छे हैं, #करेक्शंस अच्छे हैं. ग्रेट. थैंक यू सो मच. ग्रेट.